बढ़ते आगे देखते हैं फास्ट 50। ब्रिटेन में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग शुक्रवार को शुरू हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। मोदी ब्रिटेन नहीं जा रहे, लेकिन आज और कल वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। 2 साल में यह पहला मौका है जब दुनिया के 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर भारत की मौजूदगी हर लिहाज से ताकतवर रही। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते G7 को G10 बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें चीन को छोड़कर लोकतांत्रिक देश की पैरवी की गई। पश्चिमी देशों को लगता है कि भारत ही चीन को रोक सकता है, लिहाजा उसे इस मीटिंग में शामिल किया गया है। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन की किल्लत है। ऐसे में G7 देशों ने कहा कि उनकी तरफ से साल 2022 तक 100 करोड़ वैक्सीन की डोज दान की जाएगी। इस बात का ऐलान मेजबान ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने कहा कि वो अगले साल तक 10 करोड़ डोज दे देगा, जबकि आने वाले हफ्तों में वैक्सीन की कम से कम 50 लाख डोज दी जाएगी। लद्दाख में गतिरोध के बीच अगले सप्ताह सेना के टॉप अधिकारी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे LAC पर सेना की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से 7-8 बार लद्दाख सेक्टर का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पायलट उनसे किए वादे 10 महीने बाद भी पूरा न होने पर गुस्सा है। इस बीच वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में। शुक्रवार की शाम दिल्ली पहुंचे पायलट के प्रियंका गांधी से मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 44वीं बैठक हुई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में कोविड, ब्लैक फंगस दवाओं के साथ मेडिकल उपकरण पर टैक्स कम करने पर चर्चा हुई। 12वीं में पढ़ने वाले करीब 12 लाख स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फार्मूला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10 दिनों में बता देगा। 12वीं के 12 लाख बच्चों को पास करने के लिए 13 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। CBSE की इस कमेटी में केवल एक महिला है, वहीं इसमें शामिल 3 लोग विवादों में रह चुके हैं। 26 जून को देश भर में राजभवन के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान आया। उन्होंने कहा कि 7 महीने पूरे होने पर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही तो राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन्हें वन नेशन और राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्यों के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा, वहां भी जहां वो काम करने जाते हैं। विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित नहीं किया जाएगा। अब 18 जून को परीक्षाएं होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने एसोसिएशन ऑफ MD फिजिशियन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 18 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात चल रही है। दरअसल अब धीरे धीरे कई देश वैक्सीन लगवा चुके लोगों को एंट्री दे रहे हैं। कई देशों के बीच में तो अलग से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात भी चल रही है। ऐसे में कोवैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना बेहद जरूरी है। कंपनी को बायोलॉजिकल लाइसेंस लेने के लिए एडिशनल क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे। बता दें कि ईरान, फिलीपींस, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, गुयाना जैसे 14 देश कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे चुके हैं, जबकि 50 देशों में कंपनी की अर्जी लंबित है। भारत बायोटेक की सहयोगी ऑक्यूजेन इंक भी लाइसेंस के लिए अर्जी करने वाली है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित IMA वो जगह है जहां से हर साल देश को सेना के जाबाज अफसर मिलते हैं। भारतीय सेना के साथ IM मित्र देशों की सेनाओं को भी अधिकारी देता है। सेना के लिए अफसर तैयार करने के साथ ही IMA का सुनहरा इतिहास रहा। IMA के पहले बैच में पास आउट हुए 40 कैडेट्स में कुछ बड़े नाम भी शामिल है, जिसमें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ, म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ डन भी शामिल है। तेलंगाना के हैदराबाद में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैदराबाद में परेड हुई। MCEME के ट्रेनिंग विंग के 28 जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हैदराबाद में हुई। बता दें कि पासिंग आउट परेड MCEME के करेपिया ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई।
मुंबई में 13 से 14 जून को भीषण बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। इस बीच नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया। बीएमसी ने कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने को कहा। इसके अलावा बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विभाग को भी चेतावनी जारी की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली और बेमेतरा जिले को सौगात दी। वर्चुअल49 में सीएम भूपेश ने 449 करोड़ रुपए के 396 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सुकमा और बीजापुर जिले में सीएम भूपेश चर्चा में शामिल हुए। सिरगिर इलाके में करोड़ों के विकास कार्यों की सीएम ने सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीना के आगासौद में कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। 200 बिस्तरों में हर बेड में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई। इस अस्पताल को 1000 बेड तक विस्तार देने की योजना है। सीएम शिवराज ने बीना में ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग प्लांट का भी शिलान्यास किया। ओमान रिफाइनरी के पास बने अस्पताल में प्लांट के ऑक्सीजन का उपयोग हो सकेगा। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। इसके बाद बुधनी में भी अस्पताल का सीएम शिवराज ने शुभारंभ करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह फिर विवादों में आ गए। क्लब हाउस चैट में दिग्विजय ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर विचार करेंगे। सीएम शिवराज ने इस पर पलटवार कर कहा कि दिग्विजय पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने पीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए पीएससी अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार को घेरा। मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ही बीजेपी से उसका हिसाब पूछेगी। एमपी में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का विरोध सप्ताह भर से जारी है, जिसके तीसरे दिन नर्सों ने पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। आज नर्सिंग स्टाफ ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर स्टाफ ने मांगों को लेकर आवाज उठाई। छत्तीसगढ़ में हर ग्रामीण घर को 2023 तक नल जल मुहैया कराने केंद्र ने कदम उठाए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन की राशि बढ़ाकर करीब 2000 करोड़ रुपए कर दिया। पिछले वर्ष यह राशि करीब 500 करोड़ रुपए थी। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 453 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। चाचौड़ा में 9 करोड़ 48 लाख रुपए लागत की पेयजल योजना का काम 4 साल बाद भी नहीं हुआ, जिसे 15 महीनों में पूरा किया जाना था। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा। उन्हें कहीं पीने का गंदा पानी मिल रहा तो कहीं लाइन तक नहीं बिछी। इधर कलेक्टर ने 3 दिन में इस योजना के काम की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक में निर्माणाधीन 2 पुलों के बहने की जांच धीमी पड़ गई है। जिन 2 नदियों पर बना पुल टूटकर धराशायी हुआ, उसमें एक पर तो नए पुल का निर्माण हो गया, जबकि दूसरे का निर्माण बाकी है। क्षेत्र के विधायक पार्सानाथ राजवाड़े 2023 तक नए पुल का निर्माण करा लेने का दावा कर रहे हैं। बसना जनपद के सरायपाली में मनरेगा में तालाब गहरीकरण में शासकीय राशि के गबन का मामला सामने आया। ग्रामीणों के आरोप पर मेहनताने के रूप में उन्हें केवल 500 में से 700 रुपए का भुगतान किया जा रहा, जबकि सरपंच और रोजगार सहायक अपने परिजनों के नाम पर फर्जी मस्टरोल बनाकर शासकीय राशि का आहरण कर रहे हैं। गौरेला, पिंडा, मरवाई जिले में 13 धान खरीदी केंद्रों में 6 महीने बाद भी 14,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हुआ, जिसके कारण अब बारिश में धान खराब होने का संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे। बता दें कि जिले के खरीदी केंद्रों में अभी भी 14,610 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है। संक्रमण के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है। 14 जून से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। हालांकि आदेश में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर आज से अनलॉक हो गया। शहर में कर्फ्यू में ढील के बाद मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलने की परमिशन मिल गई। प्रशासन ने व्यापारियों से गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए। इंदौर में लगातार संक्रमण कम होने से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ओरछा के गांव में कोविड वैक्सीन को लेकर अभी जागरूकता नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिससे गांव में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा के गांव में लोग टीका नहीं लगवा रहे। वहीं सैंपलिंग और टीका लगाने गए अधिकारियों ने विरोध के बीच सुरक्षा की मांग की। मुरैना में बिजली विभाग ने तय किया है कि अब जो भी बकाया बिजली बिल नहीं चुकाएगा उसके बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शस्त्र लाइसेंस का आवेदन पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तभी आगे बढ़ाएगी जब बिजली कंपनी की तरफ से लाइसेंस जारी पर बिजली विभाग का कोई पैसा बकाया नहीं होगा। मुरैना में एसडीओ श्रद्धा पांडेय पर लगातार हो रहे हमले को लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। एक एसआई के साथ एक एएसआई सहित 4 आरक्षक उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए। उन पर हमले को लेकर IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी।
दतिया में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्लिनिक पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की। सीएमएचओ आरबी कोरेले टीम के साथ अलग अलग क्लिनिक पहुंचे और उन्हें सील किया। क्लिनिक संचालकों से पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया, लेकिन संचालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। कबीरधाम के बमेनी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। मकानों को तोड़कर सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। कब्जे की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथी के बाद अब भालुओं का आना शुरू हो गया है। हाथी प्रभावित ग्राम पंचायत मुरका में कल शाम एक भालू घुस गया, जिसकी खबर मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव वालों ने प्रशासन और वन विभाग से जानवरों से निजात दिलाने की मांग की। अचानकमार टाइगर रिजर्व में बागिंग के बाद अब कोरेला से अमरकंटक जाने वाले मार्ग में भालू दिखाई दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि लॉकडाउन में वन्य प्राणियों की एक से दूसरे स्थान के जंगलों में आवाजाही बढ़ गई है। दरअसल पहाड़ी जंगल होने के कारण जालेश्वर घाटी में न के बराबर ही जंगली जानवर दिखाई देते हैं। बुरहानपुर के नेपानगर कागज मिल में तेंदुआ घूमते दिखाई दिया, जिसका ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को रात कागज मिल में लगी रेलवे पटरी को पार करते तेंदुआ नजर आया है। कटनी के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अफीम की खेती करता था। पुलिस को 1 साल से आरोपी की तलाश थी, जिसके ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक सड़क हादसे में यात्री बस पलट गई। बस में सवार 11 बाराती घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार यात्री शादी समारोह में शामिल होने के बाद जबलपुर लौट रहे थे। पेंड्रा में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने नया बस स्टैंड के तिराहा में मेन रोड में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा को ठोकर मार दी। वहीं दूसरी ओर से रतनपुर रोड में बंजारी घाट में कोयले से लदा ट्रेलर पलट गया। घटनाओं से सिटी में आए दिन कोयला ट्रेलर की आवाजाही को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन लोगों ने रात को एक युवक पर गोलियां चलाई। दरअसल घाटी गांव थाना क्षेत्र के जाखोदा में रहने वाले युवक की बंजारा किरक में रहने वाले रामजी गुर्जर के परिवार के साथ दुश्मनी चल रही है। पुलिस के मुताबिक मामला युवती से जुड़ा हुआ है। रायपुर में नशीली दवा खिलाकर नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए नाबालिग के दोस्त सहित 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। 12 साल की बच्ची की विधवा मां से मोहसिन खान नाम के आरोपी ने शादी की थी। आरोपी की गंदी नजर बच्ची पर पड़ गई। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची की मां काम पर जाती थी, उस वक्त वह अपने नापाक इरादों को अंजाम देता था। कबीरधाम जिले के पंडरिया पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में बेमेतरा की युवक को यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक उनकी बेटी को भगाकर ले गया, जहां उससे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। बलरामपुर की डबरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद परिजन ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की। कवर्धा में 2020 में 39 लाख की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर चतुरे भौरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लगभग 24 चोरियां करने का खुलासा किया, जिसके बाद सभी संबंधित थाना को इसकी जानकारी भेजी गई। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की 5 बाइक जब्त की। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाइक की चोरी कर उसे तालाब में डाल देते थे। इसके बाद ग्राहक ढूंढकर उसे बेचने का काम करते थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। उज्जैन के भाट पछलाना में 2 दिन पहले हुए बीएसपी नेता की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में एक महिला के 2 दोस्तों ने बीएसपी नेता की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नशीले पदार्थ का सेवन कर निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। मामला शक्ति के वार्ड क्रमांक 1 का है। बुजुर्ग समारू टंडन अपनी बाड़ी में बैठा था। उसी दौरान मोहल्ले के 6 लोगों ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था।
सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अनजान युवक पर भरोसा करना बीकापुर की एक युवती को महंगा पड़ गया। दरअसल युवती को नौकरी का झांसा देकर युवक ने उसे दिल्ली बुलाया और 6 महीने तक युवती को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगुजा पुलिस यातायात दुरुस्त करने की कवायद में लग गई है, जिसमें नाबालिग के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बिना नंबरों वाली गाड़ियों से होने वाले अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश तेज कर दी गई है। बिना नंबरों की गाड़ियों पर नंबर लिखवाने के साथ चौराहे पर सीसीटीवी को चालू करवाया जा रहा है। बड़वानी के बरू फाटक में केमिकल से भरा मिनी ट्रक पलट गया, जिसमें उसमें लगी आग से चालक और सहयोगी घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए ठीकरी अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि घायलों की गाड़ी से निकलने के बाद आग ने भयावह रूप लिया, वरना दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। अलीराजपुर के तेल गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि खाद्य तेल में आग लगने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम मालिक के मुताबिक इस घटना से करीब 5 से 6 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।